अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तंजीला मज़हर हूँ। आप देख रहे हैं नया दौर, आपको वेलकम कहते हैं नया दौर पे। और आज हम बात करेंगे, एक तरफ तो ज़ाहिर है डिफेंस डे है, पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, बिलख़ुसूस अफ़वाज पाकिस्तान ने, आज उन कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। ना सिर्फ़ ये कि शहदा गाज़ी, बल्कि उनके ख़ानदानों को भी आज हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में अमन है। ना सिर्फ़ ये कि 65 की जंग है, 71 की जंग है, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इंटरनल जो महाज़ हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान की अफ़वाज ने बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो कुछ हम आज यौम दिफ़ा की बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक़्त बदकिस्मती से एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रद्द-ए-अमल आ रहा है, और वो बहस इमरान खान साहब के हालिया बयानात की वजह से है। अब वो पहले भी फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से कुछ ढकी-छुपी अंदाज़ में बात करते थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत खुल के पूरे इदारे को मुतनाज़ बनाने की बात की है, और वो ये समझते हैं कि शायद एक जो बाइख्तियार आर्मी चीफ होगा, या जो ताकतवर आर्मी चीफ होगा, उससे मौजूदा हुकूमत यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और बाकी जो दीगर जमातें इत्तेहाद में मौजूद हैं, वो घबराती हैं, वो डरती हैं। सो उनके बात के बहुत सारे मफ़हूम निकलते हैं, और इन तमाम मफ़ाहीम के हवाले से बड़ी बहस भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर बहुत सारी तौजीहात भी पेश कर रही है। फवाद चौधरी साहब, शिरीन मज़ारी साहिबा ये समझते हैं कि ये बयान जो है उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से हट के देखा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कोई उस तरह की वज़ाहत नहीं आई, बल्कि हर दिन जब वो किसी पब्लिक गैदरिंग से जाके बात करते हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ और अपना लहज़ा मज़ीद सख्त कर लेते हैं। तो ये दोनों मामलात हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ऑफ़िसर हैं और दिफ़ाई तजज़ियाकार हैं। आप इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे आज डिफेंस डे है तो उस हवाले से पूछूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है इस दिन को मनाते हुए उन कुर्बानियों की तरफ देखना, उन कामयाबियों की तरफ देखना जो पाकिस्तान की अफ़वाज की हैं, इस खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को देखते हुए? बहुत शुक्रिया तंजीला, और स्पेशली इस मौके पर कि जबकि दिफाई पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है, और ये 65 के हवाले से 6 सितंबर, और खुसूसी तौर पर हर कौम में जो कुर्बानियां देते हैं उनके सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम एज ए होल कुर्बानी देती है, इसलिए कि वो जो फौज में, जो एयरफोर्स में, जो नेवी में है, और जो बॉर्डर्स पर ड्यूटी दे रहे हैं, ख्वाह वो पुलिस वाला है, ख्वाह वो इंटेलिजेंस एजेंसी का है, वो सब मुल्क के नजरियाती और इसके अलावा जो उनके फिजिकल फ्रंटियर्स होते हैं उसका दिफा कर रहे होते हैं। और जाहिर है कि उसके जरिए से कौम को एक अमन का एहसास होता है, और वो समझते हैं कि हमारा जो मुल्क है, उसके लिए जो हमने टैक्स दिया है, उसके लिए जो हमने कुर्बानी दी है आज़ाद करने में, और जो हमारा नजरिया है और जो हमारा वजूद है, वो इन्हीं सपूतों के कुर्बानियों के से इबारत है। तो जाहिर है जो 65 का मारिका था या जंग था, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडिया का एक सोच था पार्टीशन के बाद कि वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या इनके अलावा उनके जो हार्ड लाइनर्स थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान एक छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, इसको हम जल्द ही खून में नहला देंगे। और यही बात हुई कि 48 में उन्होंने फिर कश्मीर में जो कुछ किया, और इसके अलावा और बढ़ते बढ़ते उन्होंने 62 में हमारे रन ऑफ कच्छ पर एक दावा बोल दिया, और उन्होंने अपना एयरफोर्स भी उधर झोंक दिया, लेकिन हमारे शाहीनों ने उनका मुकाबला किया और उनके जहाज गिराकर वो वापस चले गए। फिर उसके बाद जो 65 में वहां पर कश्मीर में मजालिम हो रहे थे, तो जाहिर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया गया, प्लान किया गया, और इंडिया ने बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए 6 सितंबर की रात को उन्होंने शब खून मारा। और उस वक्त हमारी अफवाज जो थी वो अपने बैरकों में मौजूद थी। इसके अलावा हमारे एयरफोर्स जो था वो बिल्कुल मतलब है कि इमरजेंट सिचुएशन में नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि हमारी नेवी भी अपने अपने पोर्ट्स पर मौजूद थी। लेकिन जिस तरीके से और जिस मुस्तैदी से
हमारे अफवाज ने अपने कौम के जो जो सदर था फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, उस वक्त तो हम बच्चे थे, लेकिन जो उसने खिताब किया, उस खिताब में पूरे कौम को जिस तरीके से मुल्क की दिफा के लिए यकजान कर दिया, सीसा फैलाई हुई दीवार बना दिया, उसने हमारे फौजियों के हौसले बढ़ा दिए। और यही बात थी कि फिर वो जो उन्होंने सबसे बड़ा टैंकों का मारना सियालकोट में हुआ, इसके अलावा लाहौर में जो बीआरबी पर हुआ, और इसके अलावा उनके जो जो इरादे थे कि हमने जेबखाना में शराब पीना है, खाना खाना है, और वहां पर अनारकली में हमने अपनी बीवियों के लिए चूड़ियां लेनी है, वो सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया। यहाँ गिरिश तक कि साहब, वो खुद कहते हैं, इस सारे माहौल में जो आम लोगों की सपोर्ट थी, अक्सर जब लोगों से बात होती है, कुछ 65 के वेटरन से भी मुझे मौका मिला बातचीत करने का, तो उस वक्त जिन लोगों ने विटनेस किया, आम पाकिस्तानियों ने, उनसे भी मौका मिला बात करने का, वो कहते हैं कि वो एक ऐसा माहौल था कि जो पाकिस्तान की आवाम का जज्बा था, जो उनकी सपोर्ट थी, और वैसे भी प्रिंसिपली भी कोई भी फौज, कोई भी जंग, कोई भी महाज अवामी सपोर्ट के बगैर लड़ नहीं सकती। तो वो कितना एक अहम एलिमेंट होता है कि अवाम आपके साथ हो और उसमें किसी किस्म की कोई इफ एंड बट्स ना हो। देख लो उस वक्त तो हम बच्चे थे और गांव में थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने गांव और सराउंडिंग में जो देखता था कि हर कोई सिपाही बना हुआ था, हर कोई मोर्चा खोदने के लिए तैयार था, हर कोई डिफेंसिव लाइन के लिए बोरी भरने के लिए तैयार था, और हर कोई बाकायदा ड्यूटियां देता था कि वहां पर कोई चौथामार फौज न उतर जाए, ताकि उसका अपने गांव में मुकाबला किया जाए। जिसके पास जो वेपन था वो उसने उसको साफ किया हुआ था और वो उसके साथ लिए फिरता था। इसके अलावा जो हमने कॉलेजों और स्कूल के बच्चों को देखा कि उनके हाथों में छाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो रेत के बोरियों को भर रहे थे। और तीसरी बात हमने ये देखी कि जहां से फौजी गुजरता था उसका ट्रक गुजरता था, और जहां पर हमारे शाहीन उड़ते थे तो लोग छतों पर चढ़कर उनका इस्तेकबाल करते थे और उनको हार पहनाते थे। और आपने देखा होगा कि फिर जिस तरीके से हमारा स्मॉल मीडिया था, सिर्फ रेडियो था, उसने जो किरदार अदा किया, और फिर हमारे जो खबरें, मुझे जो याद है उस वक्त के जो खबर पढ़ते थे, वो उनका जो लहजा होता था और जिस तरीके से वो खून को गरमाते थे, और इसके अलावा मीडिया में बाकी जो उन्होंने नैरेटिव को बिल्ड किया, और फिर सबसे बड़ी बात कि सदर अयूब खान का उस खिताब को कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, यकीनी तौर पर आज भी मुझे याद होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते। सही। तो अब हम कुछ आज की अगर बात करें, पाकिस्तान की अफवाज के सियासी किरदार के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा बड़ी बहस होती रही है, और मैं खुद समझती हूँ कि जहाँ पे इस बहस का एक मस्बत पहलू रहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भी ये रियलाइज किया एट टाइम्स के उनको अपने सियासत में उनको नहीं होना चाहिए और सियासत में उनकी इंटरवेंशन खराब है। पहले अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि वो जो माजी में बहस थी या माजी करीब में जो बहस थी, वो और आज जो इमरान खान साहब के बयानात के तनाजुर में बहस हो रही है, उसमें आपको कोई फर्क नजर आता है या आपको लगता है कि नहीं ये उसी बहस का हिस्सा है और उसी कंटिन्यूटी में है? जहां तक पाकिस्तान के चिकन हिस्ट्री का ताल्लुक है, तो हम देखते हैं कि इसमें फौज का रोल रहा है, वो कोई डिनाइंग फैक्टर नहीं है। अब मार्शल भी आए हैं, डिक्टेटर्स भी आए हैं, और बड़े लंबे अरसा तक उन्होंने रूल भी किया है। लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी, बल्कि मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज भी वही फौज के गमले में भी पली फूसी है और उसमें वो जवान हुए हैं, ये भी है। और तीसरी बात ये भी है कि ये जो दोनों का ताल्लुक है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ताल्लुक है, तो ये यकतरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से है। तो इसलिए ठीक है कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, और फौज का जो प्राइमरी मिशन है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या फौज को सिविल पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उन्होंने अगर डिक्टेटर आया हुआ है तो उसको लेजिटिमेट किसने किया है? इन अदालतों ने किया है नजरिए जरूरत के तहत, वरना उसकी हौसला शिकनी होती अगर उसको वो न करते। दूसरी बात कि उसी डिक्टेटर के साए में
ये वजीर भी बनते हैं और मशीर भी बनते हैं और अपना पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देते हैं, और फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या उसी को फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। आज तक इन सियासतदानों ने कोई कानून नहीं बनाया कि जो भी किसी डिक्टेटर का साथ देगा या जो जज भी उसको वैलिडेट करेगा, उसको जिंदगी भर न उनको मरामात मिलेंगे और न उसको कोई पार्टी टिकट मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रास्ते हैं दोनों तरफ से हैं, और दोनों तरफ से इसलिए हैं कि इसमें शायद जब ये हुकूमत में हो तो फिर तो कहते हैं हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम एक सफा पर हैं, और ये जो प्रेजेंट चीफ है उसके बारे में यही इमरान खान कहता था कि इससे ज्यादा जमहूरियत पसंद मैंने नहीं देखा है। इसका जो बाजवा डॉक्ट्रिन है वो एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसके जरिए खित्ते की सूरत हाल और अंदरूनी तौर पर उस पर जो उसकी नजर है वो बड़ी गहरी है। और लेकिन फिर वो ये भी ताना देता था अपने प्रेडेसेसर्स को कि पता नहीं वो क्यों फौज के साथ नहीं चल सके, और मैं तो चल रहा हूं उनके साथ बहुत बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जब आप हम देखते हैं आज कि जो सूरत हाल है और जिस तरीके से फौज पर पहले ठीक है एक फिल्ड है या उनके किसी पॉलिसी से या इंटरवेंशन से या किसी स्टेटमेंट से, तो आप बिल्कुल उस पर तबसरा भी कर सकते हैं और उस पर एतराज भी कर सकते हैं, आपका व्यू है। लेकिन जहां तक आप उसके पूरे टॉप इस्लाम को जो कि निचले लेफ्टिनेंट लेवल से लेकर वो रैंक तक पहुंचते हैं 30-35 साल के सर्विस के बाद, और वो उन सारे मरहलों से गुजरते हैं, उनकी जो कुर्बानियां होती है। आज भी मैं जो दो टॉप के जनरल है, एक यतीम है और वो जनरल है और वो कंटेंडर है, दूसरा हाफिज कुरान है, वो कोई नाइट क्लब से नहीं आया हुआ है, वहां पर किसी ने उसको बैसाखी कोई बाइब से फराहम नहीं की थी कि वहां पर उनके पास बहुत बड़ा दौलत था या वैसे स्कूल में पढ़े हुए। और जो आपने आप आईसाई चीज देखते हैं, आपने ज़ाहिर वो बयान सुने होंगे, और पीटीआई ये कहती है कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि एक मुहिब्बे वतन जनरल ये नहीं लाना चाहते, और अगर लोग इसको ये मानी पहना रहे हैं कि कोई जनरल मुहिब्बे वतन नहीं भी हो सकता, तो ये मतलब गलत है। ये इस बात को तोड़ के पेश किया जा रहा है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मुझे तंजीला सिर्फ बता दे कि तकड़े का अपोजिट क्या है और मुहिब्बे वतन का अपोजिट क्या है। साफ सी बात है कि वो बड़े डेरोगेटरी है, वो अनबिकमिंग है। अगर आप एक फौजी के लिए और जर्नल के लिए कहते हैं कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है, उसका अपोजिट तो यही है। मैं वो ज्यादा तल्ख लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्या और दूसरी क्या बात, अगर वो तकड़ा नहीं है तो कुछ वो लोग कमजोर है। कुछ लोग पीटीआई से ये भी कह रहे हैं कि जैसे कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ इदारों के सरबराहों के बारे में बात होती है कि अगर 4 ऑप्शंस हैं और आप उसमें से मोस्ट कॉम्पिटेंट लेते हैं, तो इमरान खान साहब ने उस हिसाब से कहा। आपको भी लगता है, यू एग्री कि उस हिसाब से कहा, या उन्होंने, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने अल्फाज को वो नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से नहीं कहा है। मुझे ये बता दें कि ये जो जनरल्स होते हैं 4-5 शू भी होते हैं, और उसमें जो 5वां छठा चुना जाता है, और हमने देखा है कि इन्होंने चुना भी है, क्या उनके लिए वो उनका बंदा लगा है या वो फौज का बंदा लगा है। एक तो ये भी देखो जी अल हक क्या फौज का बंदा था या भुट्टो का बंदा था जो उसने 7वें नंबर पर उठाया। इसके अलावा मुशर्रफ को जिस तरीके से उन्होंने लिया, और इस तरीके से बाजवा को जो इन्होंने जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दे दी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि वो कम्पिटेंट है, तो मेरे ख्याल में नॉन कम्पिटेंट तो जनरल बनता ही नहीं है। एक तो ये बात हुई, और दूसरा एक सिविलियन के लिए कौन सा मेयार होता है कि वो कम्पिटेंट है या नहीं है। क्या वो उसका सीओ रह चुका होता है, उसका जीओसी रह चुका होता है, क्या उसने उसको किस मेयार पर उसको जांचते हैं कि कम्पिटेंट है और ये कम्पिटेंट नहीं है। नहीं, वो ये देखते हैं कि मेरा लाइन कौन फॉलो करेगा और मेरे साथ उसकी इक्वेशन कैसे रहेगी, यही इनकी कंसिडरेशन होती है। ये प्रोफेशनल कंसिडरेशन इनकी नहीं होती। मुझे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे आर्मी का जो निज़ाम है या इसका जो 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 प्रमोशन का जो निज़ाम है वो बहुत ही बारीक है और बहुत ही मरहलों से गुजरना पड़ता है। वो ये नहीं है कि भाई आप कल के खिलाड़ी और आज प्राइम क्या ये मिनिस्टर बन जाए।
تو آپ کیا ایک سابق وزیر اعظم سے جو ظاہر ہے آرمی بھی ایک ادارے کے طور پہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہے اور وہ اس سارے نظام کو ظاہر ہے نزدیک سے انہوں نے دیکھا، چلے پہلے وہ باہر تھے ان کو نہیں پتا تھا، اب تو ان کو پتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ان بیانات کا اثر کیا ہو رہا ہے افواج میں، کیا اثر ہے؟ کیونکہ ایک پرسپشن یہ بھی بنا دی گئی، کیونکہ آپ خود ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور ایک پرسپشن پاکستان میں یہ بن گئی کہ سارے ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ بالکل غلط پرسپشن ہے۔ کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ بالکل، کیونکہ ریٹائرڈ لوگ پہلے سیاست سے بھی ریٹائرڈ بھی دور رہتے تھے۔ اب کچھ سوشل میڈیا کے دور میں کچھ لوگ سامنے آ چکے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوئی بڑی ریلی آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی بہت بڑی گیدرنگ اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو پھر بتا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہی ریٹائرڈ لوگوں کے سپورٹ سے تو یہ حکومت میں آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سینسٹیوٹیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور سینسٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ براڈ برش پر سب کو یہ کہہ دیں کہ جتنے بھی لائن میں ہے کہ اس میں سے یہ محب وطن ہے اور یہ محب وطن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فوج غیر محب وطن بھی پیدا کر رہے ہیں، یا نان کمپیٹنٹ بھی یا نان کمپوز بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تاثر یا یہ سینسٹیوٹی رینک اینڈ فائل کے لیے اور اس کے مورال کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا اس کا تجربہ ہو گیا، اگر تجربہ ہو گئے تو کیا وہ ان سینسٹیوٹی سے واقف نہیں ہے؟ اور اگر وہ واقف ہے اور پھر بھی اس قسم کی زبان یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ساری ٹو سے پھر میرے خیال میں اس نے ابھی تک وہ پولیٹیکل میچورٹی یا جو اسٹیٹمنٹ شپ اس کو ابھی تک اس نے گریب نہیں کیا ہوا ہے۔ He is far shoulder down from that level۔ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اب جو رد عمل آیا اس پی آر کی پریس ریلیز آپ کے سامنے آئی ہوگی اور یہ کہا گیا کہ شدید غم و غصہ ہے اور آرمی کی قیادت کو اس طرح سے متنازع بنانا اور پوری ایکچولی یہ تو پوری فوج کو متنازع بنانے کی مترادف وہاں پہ سمجھا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت کھل کے عمران خان صاحب کے سیاسی نظریات کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کو سمجھائیں گے، اسپیشلی جو آپ کے اپنے آفیسرز ہیں جو ان کے پولیٹیکل جلسوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے اسٹینڈ دے رہے ہیں، یو تھنک کہ دے کین پلے اے رول اینڈ میک ہم ریئلائز کہ یہ کچھ سینسٹیوٹیز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھ لو، ہمارے ریٹائرڈ لوگوں کا بھی بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ آگے اور بہت زیادہ پرو ایکٹیو اور اوفینسو نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ فوج ہے اور ان میں ان کے بچے بھی ہیں، ان کے کورس میٹ بھی ہیں، ان کے یونٹس بھی ہے، اور وہ ایک رجمنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اگر اس پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک ادارے کے طور پر آج بھی اگر میرے ادارے پر کوئی یہ نہیں کہ یہ پاکستان سے باہر کا ادارہ ہے، یہ پاکستان کا اپنا ادارہ ہے اور آئین کے تحت اس کا ایک رول ہے اور اس کے تحت یہ قربانیاں دے رہا ہے۔ کل بھی جو ایک بچے نے قربانی دی ہے کیپٹن ولی نے، وہ ایک اسکول میں ایک مالی کا بیٹا ہے اور اس کے 3 بھائی اپاہج ہیں، کون یہ قربانی دیتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ فوج میں اگر اس رینک تک جاتے ہیں تو یہ مختلف یونٹ ہو، کوئی آرٹلری کا ہے، کوئی آرمر کا ہے، کوئی انفنٹری کا ہے اور کوئی دوسرے کور کا ہے، اور سب وہ ان کے ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں، یا اس کے سینئر یا اس کے جونیئر۔ تو یہ ایک قسم کا ایک نیٹڈ کمیونٹی ہے، ویل نیٹڈ کمیونٹی ہے۔ یہ ویل نیٹڈ کمیونٹی پر اگر آپ اسپرشن کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا فوج پر، تو فوج اتنا انسینسٹیو نہیں ہے۔ اس کا رینک اینڈ فائل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ اپنے اسپرٹ ڈی کور کو دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے مورال پر اور اسپرٹ ڈی کور پر کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر اپنا کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو اس سے ان کو ضروری طور پر ان کے ڈسپلن یا ان چیزوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے جو فیلنگز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن تو جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پہ تو ظاہر ہے آپ کے پاس اور طریقہ کار ہے جواب دینے کا، یہاں پہ کس سے جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ کون؟ کیونکہ
ہمیں حکومت بھی بڑی انیکٹیو نظر آتی ہے، انیکشن ایک ہے حکومتی سطح پر بھی، صرف مذمت کرنا تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں حکومت کا کام نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ بہت پاپولر ہیں تو شاید ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. آپ اس سوچ سے اگری کرتے ہیں؟ اگر بل بڑا طاقتور ہوتا ہے کیا اس کو ہم چائنا شاپ میں چھوڑ دیں؟ اگر یہ پاپولر ہے تو کیا ہم اداروں کو ان کے باتاخ کریں اور اس کے اشارے پر چلے؟ یہ تو میرے خیال میں کہ جو لاجک لوگ دے رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس قسم کے کوئی ریمارکس ہائی کورٹ میں بھی آئے تھے، تو یہ چیز میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرمی تو جلوس نہیں نکال سکتی، اپنا جلسہ نہیں کر سکتی کہ اس کا جواب دے. یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو حکومتیں ہیں ان کو جواب دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور اپنی رائے اور اس کا اظہار کر دیا، لیکن باقی جو اس پر آگے چلنا ہے کہ کورٹ میں اس کو لے جانا ہے، اس کو ٹرائی کرانا ہے. دوسری بات کہ اس کی کس طریقے سے زبان بندی کرنی ہے یا اس پر کچھ قدغن لگانی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے ٹیلی کاسٹ نہ دکھایا جائے. اس لیے اگر ایک آدمی اتنا ارسپانسبل اسٹیٹسمنٹ دیتے ہو اور آپ اس کو کھلی چھٹی دے دے، تو اس دن تو چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا اس کے وکیل سے کہ یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کس قسم کا آپ کا جو آپ دے رہے تھے کہ بھائی اس پر سے پابندی اٹھا لو، یہ پابندی کا نتیجہ یہ ہوگا. تو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو پرو ایکٹیولی اس کے بیانات کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور جو لیگل طریقہ ہے اور جو باقی جو طریقے ہیں اس کو استعمال کرانا چاہیے. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کوئی سویلین ہے اور وہ بڑا پاپولر ہے تو وہ قانون کے گرفت سے آزاد ہے یا اس کے دائرے سے باہر ہے، یا وہ کنسٹیٹیوشن سے سپریم ہے، یا وہ اداروں سے بڑا ہے. Individuals are dispensable. The graveyards of the world are full with indispensable. خواہ وہ پاپولر رہے، خواہ وہ طاقتور رہے. برگیڈیئر صاحب، آخری میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان ہاؤس اس طرح کی بحث پہلے بھی کیونکہ بحثیں ہوتی رہی ہیں، ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور لیکن ظاہر ہے اب ایک سوشل میڈیا کا ایک رول بہت بڑھ گیا ہے. پبلک ڈسکورس کی اگر آپ پراسپیکٹ دیکھیں تو وہ بہت وسیع ہے، اب اس کی کوئی حدود نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ایکسپلائٹ بھی ہو سکتی ہیں، یا یہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کا امیج ہمارے دشمن ممالک، میں دشمن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی، بہرحال ہمارے جو پڑوسی ہیں یا جو خطے کی صورتحال ہے وہاں پہ یہ ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. اب یہ اوور تھنکنگ ہے، اوور ازمپشن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ اوور تھنکنگ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی اس لیے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی انڈین کے چینلز پر آتے ہیں اور ہمیں اسی چیز کا وہ تانا دیتے ہیں، اور اسی چیز پر ان کے وہ میجر برائے اس نے جو پروگرام کیا کہ ہم اربوں خرچ کرتے تو یہ نہ کر پاتے جو کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ نیوٹرل کو جانور کہنا اور اس کے لیے میر جعفر اور میر صادق کے الفاظ استعمال کرنا اور اس کو مسٹر وائی اور مسٹر ایکس کہنا، یہ میرے خیال میں کہ ایک لیڈر کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ بڑے ڈیپ ہوتے ہیں. ان کی جو اپنی ایگو ہوتی ہے وہ بڑی بہت زیادہ اس لیول پر نہیں آتی کہ سب چیزوں کو اپنے ایگو کے تابع کر لے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک میچورٹی لیول بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی حکومت میں رہ چکا ہو تو پھر تو اس کو پتا ہے کہ کیا پروٹوکالز ہوتے ہیں، کیا لیول ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی بات کب کہنی اور نہیں ہے. اس پر پھر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ کل جو آرٹیفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس کو بہت سارے ایسے سینسیٹیو چیزوں کا پتہ ہوگا اور جس کی وہ ایک دھمکی بھی دے رہا ہے کہ پھر میں سب کچھ بتا دوں گا، تو کیا ایک سیکیورٹی رسک یہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں کہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر سیکیورٹی رسک ہے تو پھر ہمارے ملک کے لیے دشمن یا پڑوسی ممالک جو ہاسٹائل ایجنسیز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ڈائمینشن بہت زیادہ ہے. پھر رام مائنڈز ہوتے ہیں
उसमें जो बयानियां आप डालते हैं, ख्वाह वो फेक हो, ख्वाह वो मिसप्लेस्ड हो, ख्वाह वो डिसइंफॉर्मेशन हो, ख्वाह वो आपने रिजरेक्ट किया हो उस बयानिया को, और वो बहुत ज्यादा ट्रिक्शन लेता है। और अगर ट्रिक्शन लेता है तो फिर इसका तो कल्ट, मैं ये मानता हूं कि इसका कल्ट भी है और इसकी डेमोगोगी भी है। तो कल्ट और डेमोगोगी एक बड़ी डिडली कॉम्बिनेशन होता है, और अगर इस कॉम्बिनेशन को ये एक्सप्लॉइट करता है इन बयानियों के जरिए, तो मेरे ख्याल में फिर हम बाहर दुश्मन की जरूरत नहीं है कि हम सारे जो इदारे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को भी आप ये बताते हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन को भी यही कुछ बताते हैं, और आप कोर्ट में भी यही कुछ कहते हैं, और इसके अलावा आप इदारों को भी यही कुछ कहते हैं। आप किसी फंक्शनरी को, आईजी हो, कोई वो पुलिसमैन हो, उसको भी तड़ी लगाते हो, तो फिर मेरे ख्याल में कि इट इज एन ओपन चैलेंज। ये तो अखाड़ा तो नहीं है, ये मुल्क है, इट इज ए स्टेट, और स्टेट को फिर हरकत में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और आपने ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर की गुफ्तगू सुनी कुछ यौम दिफा के हवाले से, और जो इस वक्त पाकिस्तान को एक चैलेंज दरपेश है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, उसका हमने जिक्र किया, उनसे बात की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने हमारा प्रोग्राम देखा। प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।